हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ नवीन राणा। दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके सामने लेके आया हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो जान लेते हैं दोस्तों ये टॉपिक हमारा क्या है। ये टॉपिक है गढ़वाल का परमार राजवंश। बिल्कुल दोस्तों, क्या है? गढ़वाल का परमार राजवंश। परमार बोलें या पंवार बोलें दोस्तों, दोनों एक ही बात है। तो पंवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल को हम यहाँ पर डिटेल्ड से समझने वाले हैं। बहुत ही सिंपल और सरल शब्दों में मैं आपके सामने यहाँ पर स्लाइड्स बना के लेके आया हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, जितनी भी किताबें उत्तराखंड की हैं उन सभी किताबों को देखकर उनमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे फैक्ट आपको यहाँ पर हम आपको सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है बिल्कुल कुछ भी नहीं छूटने वाला है दोस्तों, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। बस आपको वीडियो को एंड तक देखना है और जितने भी एडिशनल फैक्ट मैं यहाँ पर बीच में बताता रहूँगा वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पंवार डायनेस्टी ऑफ गढ़वाल को। तो इसका जो समय पीरियड दे रखा है दोस्तों वो है 888 ईस्वी से 1804 ईस्वी तक का। ठीक है, इसका टाइम पीरियड बताया गया है पंवार डायनेस्टी का। तो 1804 में जो है इसका ये राजवंश खत्म हो जाता है, जिसमें कि खुड़बुड़ा के युद्ध में प्रद्युमन शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। किसके? गोरखों के हाथ में। ठीक है, गोरखों के हाथ से, और यहीं पर जो है इस वंश की समाप्ति हो जाती है 1804 में। ठीक है, तो हमें पढ़ना है 888 से लेके 1804 तक हमें जानना है। ठीक है, तो इस बीच में दोस्तों कितने रूलर्स, कितने शासक जो यहाँ पर आए हैं इस गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, वो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर जानना है एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर फाउंडर के, संस्थापक की, यानी कि गढ़वाल के परमार राजवंश बोले या पंवार राजवंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपका आंसर है दोस्तों कनकपाल। ठीक है, कहीं कहीं अजयपाल भी कहा गया है। वो सारी चीज़ों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो मैं इस बेस पे आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप पहली बार उत्तराखंड जीके पढ़ रहे हैं, उत्तराखंड की हिस्ट्री को आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा हूँ, आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सरल जो है कहानी के तौर पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो इसका संस्थापक कौन है जी? इसका संस्थापक जो है वो है सर कनकपाल। ठीक है, अच्छा, कनकपाल कैसे बना सर संस्थापक? इसका थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखो, अब जो ये कनकपाल था ये कहीं दूसरी जगह से आया। इसका बताया है ना मैंने, कम फ्रॉम, आगमन कहाँ से हुआ इसका? ये मालवा रीजन से आया था, गुजरात क्षेत्र से। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ का नहीं था। ठीक है, तो अब होता क्या है दोस्तों, कनकपाल जो है बद्रीनाथ के मंदिर में, मतलब 4 धाम की यात्रा पे आया होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बद्रीनाथ के मंदिर में जब घूमते घूमते बद्रीनाथ के मंदिर में पहुंच गया, वहां पर इसकी मुलाकात हो जाती है किससे? भानु प्रताप से। किससे? भानु प्रताप जो है यहाँ पर रूल कर रहा था। कहाँ पर? इस गढ़वाल क्षेत्र में। गढ़वाल क्षेत्र में कौन रूल कर रहा था? भानु प्रताप। और घूमते घूमते कौन आ जाता है यहाँ पर? कनकपाल आ जाता है इस क्षेत्र में, बद्रीनाथ के मंदिर में। मुलाकात होगी इसकी यहाँ पर भानु प्रताप से। अब भानु प्रताप के साथ में उसकी एक बेटी भी थी जो कि कंवारी थी। ठीक है, कुंवारी बेटी थी और उसका कोई और बेटा भी नहीं था। तो होता है भाई, एक पिता को क्या एक डर होता था कि भाई मेरे जाने के बाद मेरा पूरा राजपाट कौन संभालेगा? ठीक है, मेरा पूरा साम्राज्य कौन संभालेगा? तो इसके दिमाग में कहीं ना कहीं खटक गया था कि क्यों ना कनकपाल को जो है, अगर बेटा नहीं है तो जवाई को साम्राज्य दे दूं पूरा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने भानु प्रताप ने जो है कनकपाल को मना लिया और अपनी बेटी की शादी इससे करवा दी। ठीक है, और उपहार में जो क्या है, चांदपुरगढ़, क्या है, चांदपुरगढ़ जो है इसको दे दिया। उपहार में इसको पूरा चांदपुरगढ़ दे दिया। तो ये चांदपुरगढ़ इसको मिल गया दोस्तों, और यहीं से जो है इसकी शुरुआत हो जाती है किसकी? परमार डायनेस्टी की। देख लेते हैं अब। ठीक है, तो क्लियर हो गया, कनकपाल यहाँ बन गया, संस्थापक बन गया इसका। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा अब इसके बारे में जान लेते हैं, कनकपाल के बारे में। ठीक है, संस्थापक हो गया, पहला संस्थापक ये बन गया कनकपाल। ये कहाँ से आया था दोस्तों? तो ये आपको पता होना चाहिए, धार प्रदेश। थोड़ा यहाँ पे ये मालवा क्षेत्र जो है, धार प्रदेश भी आपको याद रखना है। कहाँ से? धार प्रदेश, मालवा रीजन से आया था, जो कि कहाँ है? गुजरात क्षेत्र में कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से ये आया है, ऐसा माना जाता है दोस्तों हमारे इतिहास में। ठीक है, इसकी जो राजधानी थी, जब ये आया तो राजधानी चांदपुरगढ़ थी, और चांदपुरगढ़ कहाँ है दोस्तों? चमोली में है। ठीक है, तो ये इस समय की बात हो रही है। इस समय जो इसकी जो राजधानी थी दोस्तों, ये कहाँ थी? चांदपुरगढ़ इसकी राजधानी थी। अच्छा, इसके अलावा जो हमें पता होना चाहिए, इनका जो राज्य चिन्ह क्या था?
ठीक है। राज्य चिन्ह की अगर मैं बात करूं इनकी क्या था, देखो मैं अभी पूरे पंवार की बात कर रहा हूं, ठीक है, परमार की बात कर रहा हूं। तो अभी जो इनकी जो आगे जो इनकी राजधानी दोस्तों वो चेंज हो जाती है। जो अजय पाल जो है वो राजधानी को क्या है चेंज कर देता है बाद में जो है, ठीक है। देवलगढ़ के बाद वो श्रीनगर कर लेता है, ठीक है, वो बाद में। तो अभी हम इनको स्टार्टिंग से जान रहे हैं। तो इनकी जो राजधानी शुरू में क्या थी, चांदपुर गढ़ी थी 888 में, ठीक है। इनका जो राज्य चिन्ह, इनकी स्टेट एम्बलम इनका क्या था, वो था दोस्तों गरुड़ ध्वज। क्या था इनका, गरुड़ ध्वज था। जैसे हमने चंदों का पढ़ा था ना, गाय था उनका, इनका क्या है, गरुड़ ध्वज था। अब गरुड़ आपको पता है ध्वज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ध्वज का मतलब होता है झंडा, ठीक है। और गरुड़ का मतलब क्या होता है, जो गरुड़ को उपास, गरुड़ के ऊपर बैठ के कौन, विष्णु है ना, विष्णु माना जाता है। यानी कि ये लोग क्या थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। ये चीज यहाँ पर क्लियर हो रही है, विष्णु के ये उपासक थे। इसके अलावा अगर हम झंडे की बात करें, इनका ध्वज का मतलब झंडा हो गया। इनका ध्वज कैसा था दोस्तों, ये कुछ ऐसा था, रेक्टेंगल टाइप में था, इसमें दो, एक साइड ऊपर जो था ये व्हाइट कलर का था और नीचे जो ये था ये क्या था, ग्रीन कलर का, ठीक है। जैसे कि हमारा इंडिया का फ्लैग क्या है, इंडिया का जो झंडा है वो हमारे क्या है, 3 कलर में है, ठीक है। तो इसमें 2 थे, ऊपर सफ़ेद था और नीचे ग्रीन था। आपको पता व्हाइट क्या पीस के लिए, शांति के लिए माना जाता है, और ग्रीन वाला जो है ये प्रगतिशील, हरियाली, आगे बढ़ने के लिए और हरियाली का प्रतीक माना जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से पता होनी चाहिए, ठीक है। कहाँ से पता चलता है हमें कि भाई परमार राजवंश भी था कोई, ठीक है। हमने तो जाना, या उस टाइम पर कोई अभी तक कोई तो जिंदा है नहीं जो हमें बताएगा। तो हमें कहाँ से जाना, कहाँ से हमें पता चला इनके बारे में, भाई ये तो बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तो ये हमें मिले हैं अभिलेखों से, ठीक है। ये जो कुछ अभिलेख हमें मिले यहाँ पर, जो ताम्रपत्र जो मिले हैं, वो यहाँ पर आप देख, एक ताम्रपत्र मिला हमें रघुनाथ मंदिर में, ठीक है, जो कि कहाँ है, देव प्रयाग में, ठीक है दोस्तों। कहाँ से मिला इसके ताम्रपत्र हमें, रघुनाथ मंदिर जो कि देव प्रयाग में है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हमें पता चला किसके, इस मंदिर, इस ताम्रपत्र से हमें पता चला पंवार राजा भी कोई थे, ठीक है। यहाँ से हमें पहला उल्लेख मिलता है। और ये जो ताम्रपत्र जो मिला है ये किसके बारे में मिला है, किस राजा के बारे में मिला है दोस्तों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, जगतपाल। क्या है, जगतपाल का यहाँ पर जो है, जगतपाल जो राजा है दोस्तों, अभी आप देखेंगे आगे, ठीक है। जगतपाल राजा का यहाँ पर उल्लेख मिला है दोस्तों, किसमें, इस ताम्रपत्र में। तो यहाँ से ये पता चला कि पंवार भी कोई थे, ठीक है। ये पहला उल्लेख हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो दोस्तों दूसरा हमें कहाँ से पता चला, ठीक है, दूसरा उल्लेख हमें कहाँ से पता चला, तो एक शासक जिसने अपने नाम के जो है कॉपर कॉइन चलाए थे दोस्तों, क्या चलाए थे, कॉपर के कॉइन, यानी कि कॉपर के सिक्के चलाए थे एक शासक ने, ठीक है। और उसके जो ये कॉपर के कॉइन थे उसमें जो है पंवारों के बारे में लिखा गया था, इन परवारों के बारे में लिखा गया था इन सिक्कों में। और ये सिक्के किसने चलाए थे, पहला पंवार शासक था, इसका नाम है दोस्तों लखन। लखन बोले या लक्ष्मण पाल बोले, ठीक है, क्या रखना आपने याद, लखन या लक्ष्मण पाल। तो ये मैं एडिशनल जानकारी दे रहा हूँ ना, जो यहाँ पे नहीं लिखी है, तो ये भी आपको साथ साथ में लेके चलनी है, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो, यहाँ तक की कहानी डन है, ठीक है। ये इसमें हमें और कुछ चीज़ें क्या देखने को मिल रही है, इसमें हमें एक चीज़ और देखने को मिल रही है, रघुनाथ जो मंदिर है ये किसने, जिसकी अगर बात करूँ मैं थोड़ा सा, तो गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा ये निर्मित है। जो आपने सुना होगा जब हमने चंद पढ़ा था, चंद में आपने जाना होगा दोस्तों कि सोमचंद के समय में कौन, आदि गुरु शंकराचार्य आया था, जिसने जो अपने प्राण त्याग दिए थे केदारनाथ के मंदिर में, है ना, 820 के आसपास में, है ना। तो ये जो इन्हीं ने जो है इस मंदिर का निर्माण भी करवाया था, निर्मित है ना, रघुनाथ मंदिर। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए, गुरु आदि शंकराचार्य, ठीक है। क्लियर है, तो ये चीज़ें हमें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ जो इसने जो है इतना ही कुछ किया है, इसका ज़्यादा आगे उल्लेख हमें नहीं मिलता है, ज़्यादा इतिहासकारों ने इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं दिया है कनकपाल में। तो उसके बाद जो भी चीज़ें हमें देखने को मिलती है दोस्तों, वो सारी की सारी चीज़ें हमें अजय पाल के बारे में जानने को मिलती है। यही सबसे बड़ा और सबसे वीर हम बोल सकते हैं, जो मतलब इस शासन में रहा है सबसे पहला, ठीक है। तो अब इसी के बारे में हम जो है पूरी जानकारी हमें जानने को मिलती है। तो जान लेते हैं यहाँ पर जो है प्रशासन जो था, जो प्रशासन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, ये सारे जो प्रशासन है ये अजय पाल के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। किसके बेसिस पे, अजय पाल के बेसिस पे। अगर ये बोला जाए कि पाथा प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई, तो आपका आंसर हो जाएगा अजय पाल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साथ में, अजय पाल का ये प्रशासन था, ठीक है, अजय पाल के द्वारा।
तो इनका जो इनकी मेजरमेंट टेक्निक थी दोस्तों, मापन प्रणाली, ठीक है, तो एक जो थी वो था पाथा प्रणाली। क्या थी? पाथा प्रणाली, मतलब एक टाइप का एक पत्थर के हिसाब से जो है भाई कोई सामान देना, एक पत्थर का रख दिया, इसके हिसाब से भाई हमें दे दो, ठीक है, तो इस तरीके से वो नापते थे। तो इसमें भी जो है बहुत सारी जो ऊंच नीच हो रही थी, ऊंच नीच का मतलब यहाँ पर ये है कि मतलब गड़बड़ियाँ हो रही थी ज़्यादा माप तौल में, तो इसने फिर दूसरा जो है चलाया जिसका नाम रखा धूली पाथा, ठीक है, क्या रखा? धूली या धर्मपाथा नाम से इसको यहाँ प्रणाली चलाई दूसरी। तो बस आपको हमें इतना डिटेल में अंदर नहीं जाना है भाई, ठीक है, बस हमें इतना पता जो एग्जाम से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ये है कि भाई पाथा प्रणाली और धूली या धर्मपाथा प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई, तो आपका आंसर हो जाएगा अजय पाल के द्वारा, ठीक है, अजय पाल के प्रशासन के द्वारा, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमें क्लियर हो गई। इसके अलावा जो है दोस्तों, इसने जो है पहली बार इसके शासनकाल में ही जो है इसी के द्वारा जो है पहली बार केंद्रीय सेना का गठन, मतलब केंद्रीय सेना का केंद्रीकरण किया गया भाई। क्या किया गया? स्टैंडर्डाइजेशन किया गया इसका पहली बार सेना का, ठीक है। तो क्या होता था दोस्तों, सैलरी नहीं दी जाती थी उस टाइम पे, जो सेना होती थी उनको क्या है, सैलरी नहीं दी जाती थी, क्या दिया जाता था? जमीन दी जाती थी उनको, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गठन, केंद्रीय सेना का गठन हुआ। वेतन यह था कि यथेष्ट भूमि के रूप में दिया जाता था, मतलब उनको जो वेतन दिया जाता था वो क्या है, सैलरी नहीं, उनको जमीन दी जाती थी, और उस जमीन को क्या कहा जाता था? यथेष्ट भूमि। ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्या कहा जाता है? यथेष्ट भूमि कहा जाता था इस चीज़ को। ये चीज़ डन हो गई। अब होता है क्या दोस्तों, उनके टाइम पर भी जो है, जो राजाओं के समय में वहाँ पर जो है उनका जो रसोइया होता था, जो मतलब उनके लिए जो खाना वाना बनाने वाले होते ना, कोई होते जो मतलब थोड़ा अपने अपने कास्ट या जाति के हिसाब से खाना बनाने वाला रखा जाता, जो मतलब शुद्ध माना जाता था, जो उच्च कोटि के जो ब्राह्मण होते थे, शुद्ध उनको माना जाता कि ये शुद्ध होते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। तो इनके टाइम पर जो है रसोइया ब्राह्मण होता था, वो कौन होते थे? सरोला ब्राह्मण को माना जाता, मतलब ये उच्च और मतलब साफ सुथरे टाइप के जो ब्राह्मण माने जाते थे, सरोला ब्राह्मण इनके जो रसोइया ब्राह्मण कहलाते थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना, सरोला ब्राह्मण जो है किसके समय की बात है? ये अजय पाल के कार्यकाल की बात है। अब इनकी जो कुलदेवी थी दोस्तों, क्या थी? डाइटी। इनकी जो कुलदेवी थी वो किसको मानते थे? माता राजराजेश्वरी इनकी कुलदेवी थी, ठीक है, ठीक है। कुलदेवी कौन थी इनकी? राजेश्वरी, ठीक है, माता राजराजेश्वरी। और ये उपासक विष्णु के थे, ठीक है, किसके उपासक थे? ये विष्णु के उपासक थे। ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब कहानी की शुरुआत तो अब है दोस्तों, ठीक है, कहानी की शुरुआत तो असली अब होती है। देखिए अब यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई। ये चीज़ें हमें जो एक ओवरव्यू था दोस्तों, क्या था? ये एक ओवरव्यू था जो हमें पता होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अब देखो कहानी क्या है। अब आ गया भाई अजय पाल, ठीक है। अजय पाल का जो समय पीरियड इन्होंने दे रखा है वो 1490 से, ठीक है। अब इसके बीच में जो क्या था उनको साइड रखो, ठीक है। इनके जो समय के बीच में जो हमें सीधा सीधा जो जानकारी हमें जो प्राप्त होती है दोस्तों, वो सीधे सीधे यहीं से हमें मिलती है अजय पाल के बारे में, ठीक है, उसके बाद से, ठीक है। तो अब अजय पाल से हम शुरू कर रहे हैं। देखो 1490 से 1519 के बीच का इसका शासन बताया जाता है, ठीक है। अब सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों ये है कि इसी के टाइम पीरियड पे जब यहाँ पर अजय पाल था तो चंद में भी, तो वहाँ पवार में, वहाँ जो है कुमाऊं में चंद चल रहा था, तो चंदों में जो एक राजा जिसका नाम था कीर्ति चंद, इसके द्वारा जो है गढ़वाल पर आक्रमण किया गया। तो पहला जो आक्रमण जो है चंदों के द्वारा, पहला आक्रमण गढ़वाल पर वो कीर्ति चंद के द्वारा किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसको ट्रिपल स्टार कर देना चाहिए, ठीक है। गढ़वाल पर पहला चंदों का हमला किसके द्वारा किया गया? कीर्ति चंद के द्वारा। और कब किया गया? 1491 में। और कौन था उस समय गढ़वाल में शासक? तो वो था अजय पाल, ठीक है। तो डन होगी ये चीज, पहला फैक्ट आपको क्लियर हो गया। क्या क्लियर हुआ कि कीर्ति चंद के द्वारा जो है गढ़वाल पर पहला चंद शासन हमला जो है 1491 में अजय पाल के शासनकाल के दौरान किया गया। कौन जीता? कौन जीता इसमें? कौन जीता? कीर्ति चंद जीत गया भाई, अजय पाल को इसने हरा दिया, ठीक है। अजय पाल कीर्ति चंद के द्वारा 1491 के इस हमले में पराजित होने के बाद लोहावगढ़ चला जाता है, ठीक है। कौन? जो अजय पाल है हार जाता है और कहाँ चला जाता है बेचारा? लोहावगढ़ चला जाता है। अब ऐसा नहीं कि वहाँ पर जाके वो रोने लग जाए या ऐसा कुछ बैठ जाए, भाई मेरे से अब कुछ नहीं हो रहा, मैं तो बर्बाद हो गया, मेरे से कुछ नहीं हो पाया। नहीं भाई, 52 गढ़ जीते हैं इसने,
पूरे 52 गढ़ जीते हैं, ऐसी थोड़ी है ना, ऐसी हार मारने वालों में से थोड़ी था ये। अब देखो क्या किया इसने, 1492 में सीधे अगले साल ही अजय पाल ने कुमाऊं साम्राज्य पर हमला कर दिया और कीर्ति चंद को हरा डाला। ठीक है, तो ये है भाई राजाओं वाली बात, ऐसा होता है। ठीक है, वीर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, एक पेपर दिया, उसमें बाहर हो गए, फेल हो गए, अरे मेरे से नहीं निकलेगा, छोड़ दिया, तो ये ऐसी बात जो होती हैं वो मूर्ख होते हैं मेरे हिसाब से। ठीक है, हार नहीं माननी है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। तो यहाँ से जो है इसने हमें यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने कि जो अजय पाल ने जो अगले साल ही 1 साल तक इसने मेहनत की, सेना तैयार की बढ़िया तरीके से, कमियां देखी क्या कमियां रह गई थी, और अगले साल ही 1492 में अजय पाल ने कुमाऊं साम्राज्य पर हमला किया और कीर्ति चंद को मार भगाया वहाँ से। ठीक है, तो मार भगाया मतलब हरा डाला, और उसके बाद बोला कि भाई देख, युद्ध नहीं मेरे को पसंद। ठीक है, अब ऐसे कर ले कि तू कुमाऊं वाले से इधर मत आना और मैं वहाँ नहीं आऊँगा भाई तेरी सीमा पे। तो बीच में एक सीमा बना दी भाई, तो दोनों के बीच में 1492 में कुमाऊं और गढ़वाल साम्राज्य की सीमा को लेकर संधि पर हस्ताक्षर कर दिए गए कि भाई ये रहा तेरा कुमाऊं और ये मेरा गढ़वाल है, न तो तू इधर आएगा ना मैं इधर आऊँगा भाई, बस शांत रह ले। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बना दी गई है। तो यहाँ तक की कहानी सेट हो गई आपके दिमाग में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हो, देखो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखो 1400 तक 15, अभी 1500 तक हम यहाँ पे चलेंगे। ठीक है, 1519 तक, फिर हम धीरे धीरे कहाँ तक जाना हमें, 1804 तक पहुँचना है भाई। ठीक है, तो अभी तो अजय पाल है, अभी तो बहुत सारे पाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब इसने क्या किया, आगे देखो अब क्या है। इसके अलावा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अजय पाल ने जो है गढ़वाल के 52 गढ़, मैंने बताया प्रसिद्ध 52 गढ़ों को इसने जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला दिया। क्या है, 52 गढ़ों को जीता और अपने वाला जो साम्राज्य रहा होगा एरिया उसमें मिला दिया, और गढ़वाल नाम देने वाला ये पहला शासक था। ठीक है, 52 गढ़ों को जीत कर उसने क्या कर, एक नाम दे दिया, गढ़वाल नाम। तो गढ़वाल नाम किसने दिया, आपका आंसर हो जाएगा सर अजय पाल ने। ठीक है, 52 गढ़ों को जीतने वाला, अपने साम्राज्य में मिलाने वाला कौन है, सर अजय पाल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है दोस्तों, इसने जो है राजधानी को अपने कंफर्टेबल के हिसाब से, जहाँ इसको लगा कि मेरे को पूरा क्षेत्र को देखना है, मेरे इधर उधर जाने में ये ना हो सारी जगह, तो पहले तो उसने राजधानी को जो है देवलगढ़ करी। हो सकता है किसी चीज़ से बचने, नीचे क्षेत्र में जो दिल्ली वाले एरिया में वहाँ पर तो बहुत सारे युद्ध चल रहे थे। ठीक है, तो ठीक है, मुगलों में या वहाँ पर जो टाइम पीरियड उनका था दिल्ली सल्तनत टाइप का, ठीक है, वहाँ पर तो बहुत ये चल रहा था। ठीक है, तो ये इसने क्या किया दोस्तों, देवलगढ़ में राजधानी को देवलगढ़ ला दिया 1512 में, और उसके बाद इसने फिर से जो है देवलगढ़ से श्रीनगर कर दी भाई 1517 में। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि किस गढ़वाल नरेश के द्वारा राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर स्थानांतरित की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा सर अजय पाल के द्वारा। यहाँ तक की कहानी सेट हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं, ये सिकंदर लोदी के समकालीन था। क्या था ये, सिकंदर लोदी। यदि कंटेम्प्रेरी की बात करें तो ये किसका समकालीन था, सिकंदर लोदी का। यानी कि जिस समय समकालीन यानी कि कंटेम्प्रेरी का मतलब क्या होता है कि मतलब यहाँ पर गढ़वाल में कौन है राजा, अजय पाल है, तो जो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा है वो समय था सिकंदर लोदी। तो ये समकालीन हो गया ना, यहाँ पर ये और वहाँ पर हो, तो ये आपस में समकालीन कहे जाते हैं, कंटेम्प्रेरी कहे जाते हैं। ठीक है, तो कौन था अजय पाल का समकालीन, तो आपका आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये समकालीन हो गया दोस्तों। ये राजधानी का इधर उधर होना, इनको किसी अन्य नाम से जाना, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट में एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्या जाना हमने, अजय पाल जो है किसका समकालीन था, सिकंदर लोदी का। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब होता क्या है दोस्तों, 52 गढ़ इसने जीती रखे थे, खुशी था, खुश का माहौल है, इसने जो है इसी खुशी में महोत्सव रख दिया। भाई जब खुशी होती तो महोत्सव का वाला होता है ना, मेला लगना एक प्रकार से, तो उस महोत्सव में जो इसने क्या किया, सबको इनवाइट करना ही था, सारे मतलब जो भी शासक थे भाई सबको तो बुलाएगा, आ जाओ भाई महोत्सव में, मतलब ठीक है पार्टी सार्टी करने में, सभी को इसने बुलाया। पर एक उप्पूगढ़ यानी कि सभी गढ़ों के जो शासक तो वहाँ पर आ गए। देखो भाई शासक तो यही कर रहा था, राजा तो यही है,
मतलब उस जीत तो इसने लिए ही हैं, पर ये है ना वो शासक तो वहाँ पर कोई ना कोई और रहेगा, संधि होती थी उनकी, ठीक है, आपस में कि भाई मैंने जीत लिया, अब तू मेरे अंडर में काम करेगा। तो अब होता है क्या है, सारे शासक तो वहाँ पर आ गए थे, पर ये उप्पूगढ़ का जो एक था, उप्पूगढ़ का एक शासक था जिसका नाम था भाई काफू चौहान। बहुत ही खतरनाक था भाई ये, मतलब हार ना मानने वालों में से एक था। ये नहीं आया भाई, कहानी कुछ इस तरीके से, ये नहीं आया यहाँ जब इसने इनवाइट किया, ये बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। और इस चक्कर से तो फिर खोपड़ी खराब भी होनी थी इसकी, तो इस चक्कर से इनके आपस में क्या हो गए भाई, रिश्ते खराब हो गए एक प्रकार से, और इनके आपस में जो युद्ध हो गया। अब युद्ध ही नहीं हुआ, ये बहुत ही ज़्यादा कुछ हो गया भाई, इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड हो गया, मतलब रक्त बहा बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ब्लड सलड हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मतलब मारे गए यहाँ पर। तो होता क्या है, इस युद्ध के बाद जो है अजयपाल ने युद्ध की निंदा की और इसने युद्ध को छोड़ दिया और गोरखनाथ पंथ को स्वीकार कर दिया। समझ गए? क्या समझे आप यहाँ से? किस किस युद्ध के बाद जो है अजयपाल ने गोरखनाथ पंथ को स्वीकारा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा क्या, उप्पूगढ़ की लड़ाई के बाद। कौन शासक था उस उप्पूगढ़ का? काफू चौहान, ठीक है। तो ये गोरख पंथ इसने यहाँ से स्वीकार किया दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ से जाना जाता है, ये थोड़ा जो है इस चीज़ में भी थे आगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगी आपको कहानी काफू चौहान, ठीक है। तो जब इसने इसको हरा दिया था, मतलब काफ़ी तक जो है अजयपाल की सेना को इसने खदेड़ दिया था भाई इतना, ठीक है। पर भाई एक चीज़ बताओ, 51 गढ़ जीते हैं इसने, 52 गढ़ तो है, 51 गढ़ जीत चुका है ये बंदा, तो भाई शक्तिशाली तो है ही ये। हालांकि इसने खदेड़ा, पर तो इसकी जान बच पाएगी ये भी तो बहुत मुश्किल था ना, ठीक है। तो इस युद्ध में जो है, इस युद्ध के बाद जो है अजयपाल ने इस काफू चौहान को वीर का नाम दिया। क्या नाम दिया? इंपॉर्टेंट, वीर का नाम दिया भाई इसको, वीरों वाला काम किया इसने। हार नहीं मानी इसने, लड़ता रहा, ये लड़ता रहा, झुका नहीं ये काफू चौहान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद हो। मैं इन चीज़ों को क्यों बार बार रिपीटेशन क्यों कर रहा हूँ? जब बार बार बोलूँगा ना दिमाग में फीड होता है और एग्जाम में याद यही आएगा आपका। काफू चौहान कभी देखने को मिलेगा ना आपको कभी भी, तो आपको सीधा सीधा याद आ जाएगी ये वीडियो, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ताकि जो आप देखो दोस्तों, मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, नहीं, मेरा उद्देश्य रहता है चाहे कम पढ़ें, पर वो सीधा सीधा जो हमारे दिमाग में फीड होना चाहिए और हमें वो याद होना चाहिए। और वो चीज़ें में मैं यहाँ पर फालतू बकवास चीज़ें नहीं लेके आया हूँ, यहाँ पर एग्ज़ाम के लिए सारे इम्पोर्टेंट है। अगर किसी ने ये एग्ज़ाम पहले कभी दिया है ना, तो उसको पता होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप वीडियो लेक्चर को एंड तक पूरा देखें दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं छूटेगा आपको, कुछ भी फैक्ट आपका बचेगा नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो रही होगी आपको, ठीक है। तो क्लियर होगी यहाँ तक? तो गोरखनाथ पंथ किसने स्वीकारा? अजयपाल ने। ये चीज़ क्लियर हो गई है। सारे राजाओं को समझेंगे भाई ऐसे डिटेल्ड से, हिस्ट्री से जो यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इससे कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा भाई, यहीं से देखने को मिलने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ो भाई। अजयपाल को जो है गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है, ठीक है। अशोक, यही चक्कर है अशोक कहने का इसको, कि जैसे कि कलिंग युद्ध में जो अशोक ने भी जो युद्ध त्याग दिया था, मतलब उसने भी अपनी तलवार त्याग दी थी कि भाई मैं भी युद्ध नहीं लड़ूंगा, जैसे ऐसा वैसे अजयपाल ने भी इस युद्ध के बाद निंदा करके क्या स्वीकार कर दिया? गोरखनाथ पंथ स्वीकार कर दिया था इसने भी, ठीक है। तो एक प्रकार से इस धर्म में चला गया, धर्म मतलब एक इस चीज़ की तरफ चल गया ना, वो किसी चीज़ को स्वीकार कर देना कि भाई मेरा अब इस चीज़ में नहीं, अब मैं इसी में ही ध्यान दूंगा। तो अशोक ने भी ऐसे किया था कुछ, ठीक है। तो इसलिए जो इसको गढ़वाल का अशोक के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, ठीक है। इसके अलावा ये जो है गढ़वाल का युधिष्ठिर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। गढ़वाल का युधिष्ठिर वाली, मतलब जो ये सत्यवादी टाइप का ऐसी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली है, इसलिए इसको गढ़वाल का युधिष्ठिर भी माना जाता है, धर्म के प्रति निष्ठा है ना। और एक छत्र सम्राट के नाम से भी इनको जाना जाता है, ठीक है। छत्र सम्राट ये अपने आप को समझते थे और इसलिए इनको जो है एक छत्र सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अजयपाल को किन नामों से नहीं जाना जाता है, नहीं जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का युधिष्ठिर, एक सम्राट के नाम से, और लास्ट कोई और दे दे या बोल दें इनमें से कोई नहीं,
ये ठीक है, या ऐसे बोल दें या इनमें से उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। तो आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चन बन जाए हमें कोई मतलब नहीं, वो तो आयोग का काम है ना क्वेश्चन बनाना। ठीक है, बस हमें तो ये है ध्यान ये रखना है कि आयोग क्वेश्चन बनाए तो बनाए कहाँ से। ठीक है, वो सारी चीज़ हमें यहाँ पर देखी हुई लगनी चाहिए भाई। आगे बढ़ते हैं। अब आते भाई आपके बाल भद्र शाह जी। ठीक है, इनकी तो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। ठीक है, शाह की उपाधि यहीं से तो शुरुआत होती है, जो शाह वाला जो टाइटल मिलता है वो यहीं से शुरुआत होती है। ठीक है, तो जानेंगे इनके बारे में धीरे धीरे धीरे। ठीक है, इनसे पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से आपको यहाँ पर सुनना है भाई। क्या सुनना है? ध्यान से दोस्तों। जो मैं यहाँ पर आपके सामने ये जो लेके आया हूँ, इससे मतलब हमारे जो क्या चल रहा है, एक पेड क्लास चल रहा है। क्या चल रहा है? पेड क्लास चल रहा है, यानी कि ऑनलाइन क्लासेज हमारी चल रही है। ध्यान से सुनेंगे इस सभी चीज़ को। ठीक है, यहाँ जो चीज़ें मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, कहीं से एक टॉपिक उठा के लेके आऊँ। बहुत ही अगर आप सीरीज से पढ़ना चाहते हैं, एक सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं, डिटेल्ड स्टडी से पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे इस ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारी डेली लाइव क्लास चलती है दोस्तों। क्या चलती है? डेली लाइव क्लास होती है। डेली रात 8 बजे हमारा टाइम है, 8, साढ़े 8, 9 जो है 1.5 घंटे तक हमारी क्लास होती है। ठीक है, डेली लाइव होती है, एक दिन में 2 क्लास होती है। और ये लाइव के बाद आपको जो है रिकॉर्डेड मिल जाती है। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर पाए तो आपको ये क्लास क्या है, रिकॉर्डेड मिल जाती है। मतलब रिकॉर्ड होके हमारी एप्लीकेशन है उत्तराखंड एग्जाम मेंटोर, ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर देना है। क्या करना है? उत्तराखंड एग्जाम मेंटोर, जो हमारे चैनल का नाम है, इसी को आप एप्लीकेशन यानी कि प्ले स्टोर पे डालोगे तो आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है। क्या करनी है? एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। उस एप्लीकेशन में आपको लाइव क्लास जो हम डेली आपको देंगे मिल रही है। हमारा बैच वैसे चल ही रहा है, आप ज्वाइन करेंगे तो जो लेक्चर हो चुके हैं वो आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा। क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें जो है रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, वीकली टेस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर, सारी चीज़ें आपको वहाँ पर जो है प्रोवाइड की जा रही हैं हमारे इस कोर्स में। और इस कोर्स का जो हमने अमाउंट रखा है, यानी कि जो फीस रखा है दोस्तों, इसका बहुत ही मतलब नॉमिनल रखा है, जाकि हमारा ये उद्देश्य नहीं था कि जो इसको जो है आप लोग ये सोच के चले कि भाई इतना ज़्यादा है। आपको पता है बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जहाँ पर आपको 2500 रुपये सिर्फ उत्तराखंड के लिए देना पड़ रहा है। सिर्फ उत्तराखंड पढ़ने के लिए आपको 2500 रुपये या 2000 रुपये पे करने हैं। हमारा तो सिर्फ और सिर्फ 1500 में, सिर्फ और सिर्फ 1500 में हम इस कोर्स में आप ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें हम उत्तराखंड ही नहीं, कंप्लीट हिंदी, उत्तराखंड और इसके अलावा जो दोस्तों हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, रीजनिंग और कंप्यूटर के जितने क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करवाएंगे। पूरा सिलेबस जो आपका यूके ट्रिपल एससी का 854 पदों के लिए और 746 पोस्ट जो है दोस्तों, दोनों के लिए हमारा ये बैच चल रहा है। तो आप हमारे इस लाइव जो ऑनलाइन कोर्स हैं जुड़ सकते हैं। सिर्फ 1500 रुपये इसका चार्ज है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी एडिशनल चार्ज आपको नहीं लगेगा। बस आपको ये फीस जमा कर देनी है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हैं इस तरीके से जो पढ़ाई जो हमने यहाँ पे आपको मैंने अभी पढ़ाया है, इससे बेटर, यानी कि बेटर का मतलब ये है कि वहाँ पर जो आपको एक सीक्वेंस मिल जाएगा, एक डिटेल्ड मिल जाएगा। कोई है ना जो पहली बार उत्तराखंड की एग्ज़ाम दे रहा है तो उसको ज़्यादा पता नहीं है, तो वो कहाँ ढूंढेगा, कहाँ से क्या है, कहाँ से शुरू करना चाहिए, कहाँ से नहीं। वहाँ पर आपको पूरी गाइडेंस दी जा रही है हमारे द्वारा, यानी कि पूरी गाइडेंस समझाया जाएगा। आप कॉल कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत है, कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने, हर एक चीज़ में आपकी यहाँ पर प्रॉपर हेल्प की जा रही है। हमारा पूरा उद्देश्य है, जो ज्वाइन कर रहे हैं, हमारा एक ही उद्देश्य है कि सिलेक्शन तक पहुँचना है किसी भी हाल में इस बार में। ठीक है, तो पूरे 100% डेडिकेशन के साथ मैं इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरी टीम भी है, काम कर रहे हैं। और इस बार जो है किसी भी हाल में सिलेक्शन तक पहुँचना है जो हमारे इस कोर्स में ज्वाइन कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको अभी कोर्स के बारे में बता रहा हूँ, मैं तो उसी के बारे में बोलूँगा। ठीक है, इसके अलावा मैं यूट्यूब पर भी आपके लिए लेक्चर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं, नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए लेक्चर लेके आऊँगा। पर फिर भी मैं आपको बता दूँ, जो 1500 रुपये, सिर्फ 1500 रुपये है ना, पूरा कोर्स आपको कंप्लीट किया जा रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं इसकी मंथली अगर आप करें तो 200 भी नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, 200 भी आपका मंथली नहीं पड़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ में आपका सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करवाई जा रही हैं। तो ये आप देखिए कि आप लोगों से ये फीस ली जा रही है। ठीक है, ये दोस्तों फीस नहीं ली जा रही है, ये तो सिर्फ मैं इसलिए ले रहा हूँ कि आपका डेडिकेशन बना रहे।
जब आप 1500 रुपये पे करेंगे तो आप कम से कम पढ़ने के लिए ना खुद आ जाओगे, खुद। ये सिर्फ आपके भले के लिए फ़ीस ली जा रही है, नहीं तो दोस्तों 1500 रुपये से इतना इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं है जितना हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा खर्चा आ जाता है। जैसे कि जो ये वीडियो इंटरनेट का चार्ज हो गया, उस एप्लीकेशन का जो चार्ज होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें दोस्तों आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि किसी भी हाल में इस बार जो है हमारे इस उत्तराखंड एग्ज़ाम मेंटोर की लक्ष्य बैच से सिलेक्शन लिस्ट में नाम आना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर है दोस्तों 7017890082, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ, 7017890082। ये जो नंबर है इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि मुझे ज्वाइन होना है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें बताई जाएगी, कैसे आपको हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और जो नहीं भी ज्वाइन करना चाहते वो भी हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले। वहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर फ्री में मिलेंगे दोस्तों, करंट अफेयर आपको वहाँ पर फ्री में मिलेगा, कुछ नोट्स PDF भी मैं वहाँ पर आपको फ्री में प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, तो वो आप फिर भी आप डाउनलोड करें। अगर आप 1500 रुपये पे कर सकते हैं दोस्तों, कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। मैंने हमारे इस उत्तराखंड भाइयों की सभी को मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए हमने इतना जो है फीस का इतना कम अमाउंट रखा है, ताकि सभी इसको जो दे पाएँ। जो गरीब लोग हैं उत्तराखंड में, जो अभी हमारे इस कोविड की वजह से काफ़ी जो बेरोजगारी फैली है, इन सब चीज़ों को देखते हुए ही ये डिसीजन लिया है दोस्तों, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझें, और अगर नहीं भी ज्वाइन करना चाहते तो भी कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका रिव्यू क्या है, ठीक है। इस वीडियो के एंड में कमेंट मुझे ज़रूर चाहिए, और मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये लेक्चर पसंद आया या नहीं आया, कैसा लगा, क्या आपके द्वारा इसमें कुछ कहा जाना चाहिए। कुछ ना कुछ आपका कमेंट ज़रूर होना चाहिए जिसने इस वीडियो को एंड तक देखा है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।